हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपको पिछले वीडियो को देखना होगा। ये जो हमने प्राचीन इतिहास का सीरीज स्टार्ट किया वो क्रमवार है। तो पहले आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था जो थी वो जन पर आधारित होती थी। धीरे धीरे ये जनपद हो गए और जनपद से महाजनपद हो गए। जनपद में क्या था कि ये संसाधन और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते रहते थे, जिससे उनके क्षेत्रों का विस्तार हो गया और यही जनपद विकसित होकर महाजनपद यानी कि एक बड़ा साम्राज्य बन गया, जो कि राजतंत्रात्मक भी था और लोकतांत्रिक भी था। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। राजतंत्र जो होता था वो राजाओं द्वारा शासित होता था। इसका जो उत्तराधिकारी होता था वो वंशानुगत होता था। एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी ये। राजा को सलाह देने के लिए परिषद थी और सभा नामक संगठन जो थे वो सहायता प्रदान करते थे। परिषद में अधिकतर ब्राह्मण होते थे और एकमात्र राजा ही जो था वो राजस्व अधिकार का दावा करता था। पुरोहित वर्ग को एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसमें राजा के पास एक केंद्रीय स्थायी सेना होती थी। गणतंत्र की बात करें तो निर्णय लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं था। इसमें जनजातीय प्रमुखों का चयन एक बड़े समूह द्वारा किया जाता था। निर्णय जो होते थे वो विभिन्न कुलों के प्रमुखों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते थे। पुरोहित वर्ग की प्रमुखता नहीं थी और जो सेनाएं होती थी वो सेनापति के अधीन रखी जाती थी। गणतंत्र व्यवस्था में बड़े राज्यों के उदय के क्या कारण थे? तो सबसे पहले कि उन लोग का स्थान जो था वो अनुकूल था। गंगा के उपजाऊ मैदान के पास वे लोग रहते थे और लौह उत्पादन केंद्रों के करीब रहते थे। लोहे के विकास से लौह प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ, जिससे कृषि में सुधार हुआ और कृषि में सुधार होने से अधिशेष संग्रह होने लगा, जिससे सैन्य और प्रशासनिक जो आवश्यकता थी उसको बनाए रखने में मदद मिली। इस प्रकार स्थिर बसावट आसान हो गया। महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो दो ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है, और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। तो चलिए हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मगध, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। दूसरा अंग, जो कि आधुनिक मुंगेर और भागलपुर का जिला है वहाँ पर था और इसकी राजधानी चंपा थी। वज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली थी। मल की बात करें कुशीनारा और पावापुरी। काशी वाराणसी राजधानी थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कौशल की राजधानी उत्तरी कौशल को दो भागों में विभाजित किया गया था। जो उत्तरी कौशल था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल जो था उसकी राजधानी कुशावती थी। चेदी की बात करें तो इसकी राजधानी शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ और पांचाल का अहिच्छत्र, और जो दक्षिणी पांचाल का हिस्सा था उसकी राजधानी काम्पिल्य थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अस्मक की राजधानी पोटली थी, जो कि दक्षिण में स्थित केवल एक ही है। एक ही महाजनपद है दक्षिण में, जो कि अस्मक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती, कंबोज की हाटक।
ये जो 16 महाजनपद हैं, इसमें से मगध, कौशल, वज्जी और अवंती के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मगध साम्राज्य को दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। आपको पता होगा कि पहला शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, तो दूसरा शहरीकरण मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य पर 3 वंश ने शासन किया: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो चलिए पहले हम लोग जानकारी का स्रोत देख लेते हैं। वैदिक ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण और उपनिषद में कई जनपद और महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक में महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य की बात करें तो भगवती सूत्र और पुरातात्विक साक्ष्य में जो उत्तरी काले पॉलिस मृदभांड थे वो अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैन आदि क्षेत्रों से पुरातात्विक अवशेषों की खोज से हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। तो चलिए हम लोग पहला वंश हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश जो था वो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। वैसे तो राजवंश का संस्थापक हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक बिंबिसार को माना जाता है। जो बिंबिसार था वो बुद्ध और महावीर का समकालीन था। प्रथम शासक था जिसके पास नियमित और स्थायी सेना थी। पहले बिंबिसार जो थे वो राजा प्रद्योत से उनकी बनती नहीं थी, लेकिन बाद में वे मित्र बन गए। जब अवंती के राजा प्रद्योत को पीलिया हो गया तो बिंबिसार ने अपने राज चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था, जिससे राजा प्रद्योत ठीक हो गए और बिंबिसार और राजा प्रद्योत के बीच मित्रता हो गई। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग पर विजय प्राप्त की। अंग और उसकी राजधानी चंपा अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक थे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। उसकी पहली पत्नी जो महाकोशला थी वो कौशल की थी और वहां से दहेज के रूप में उन्हें काशी प्राप्त हुआ था। दूसरी पत्नी जो थी वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी मद्र नरेश पंजाब की बेटी थी। बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु मगध का उत्तराधिकारी बना। अजातशत्रु को हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक माना जाता है। इसने सैन्य विजय के माध्यम से अपने पिता की जो विस्तारवादी नीति थी उसको आगे बढ़ाया। जब राजा प्रसेनजित ने काशी को वापस ले लिया, जो बिंबिसार को दहेज के रूप में मिला था, इसी के वजह से मगध और कौशल के बीच सैन्य टकराव हुआ। प्रसेनजित जो कि अजातशत्रु के मामा थे, अजातशत्रु ने प्रसेनजित को हराकर कौशल पर कब्जा किया और काशी को पुनः अपने राज्य में मिलाया। अपने नाना चेटक को हराकर वैशाली पर कब्जा कर लिया। अजातशत्रु ने मल्लों को भी हराया। अजातशत्रु ने केटापुलट, महाशिलाकंटक जैसे जो युद्ध के हथियार थे उसका प्रयोग सैन्य युद्ध जीतने में किया था। सामूहिक संहार की बात करें तो उसके लिए रथ मूषल का प्रयोग किया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने राजगृह की किलेबंदी भी शुरू की। अपने जीवन काल में ही अजातशत्रु ने बुद्ध से मुलाकात की और इसी के समय में पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था।
इसके बाद उदयीन उत्तराधिकारी बना, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो कि आधुनिक पटना है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित जो पाटलिपुत्र है, वहां पर उदयीन ने राजधानी बनाई। हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश भी कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग स्टार्टिंग में नागदशक का मंत्री हुआ करता था। नागदशक जो था वो हर्यक राजवंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। शिशुनाग ने अस्थायी तौर पर राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। उसने अवंती को हराया भी था और मगध का हिस्सा बना लिया था। इस प्रकार जो मगध और अवंती के बीच 100 साल की जो द्वंद्विता थी वो समाप्त हो गई और शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बना, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पुराणों की बात करें तो पुराणों के अनुसार कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। महापद्म नंद जो था, जो कि नंद वंश का है, उसने शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे उसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक विशाल सेना थी। ब्राह्मण ग्रंथ से उसे गैर क्षत्रिय जाति का बताया गया है, लेकिन वहीं बौद्ध ग्रंथ में अभी तक कुछ पता नहीं है। उसने एक राट और सर्व क्षत्रांतक जैसी उपाधियां धारण की थी। उसने कलिंग को मगध में शामिल कर लिया और विजय के उपलब्ध में एक जिन मूर्ति को ले आया। उसने विद्रोह को कुचलने के लिए कौशल पर भी कब्जा किया। उसके 8 पुत्र उसके उत्तराधिकारी बने और वो सभी मिलकर नवनंद या नौनंद के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद अंतिम प्रभावशाली राजा के रूप में धनानंद आया, जिसके पास भी एक विशाल सेना थी। डायोडोरस ने उसे एग्राम्स या जेनराम्स कहा था। इसे नंदोपक्रमणी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जो कि एक विशेष माप मानक था। इसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था। मगध साम्राज्य की सफलता के क्या कारण थे? आइए चलते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे जो महत्वाकांक्षी शासक थे, उन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों तरीकों को अपनाया था। भौगोलिक लाभ भी इनकी सफलता के कारण थे, क्योंकि जो मगध क्षेत्र था वहाँ पे लौह अयस्क की प्रचुरता थी। वहाँ के शासकों को प्रभावी हथियारों के निर्माण में काफ़ी मदद मिली लौह अयस्क के वजह से। जो मगध की राजधानी थी राजगीर और बाद में जो पाटलिपुत्र बनी, वो रणनीतिक अवस्थी से भी बहुत महत्वपूर्ण थी। राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसको कोई भेद नहीं सकता था। और पाटलिपुत्र की बात करें तो यह नदियों से घिरा हुआ था और इस प्रकार वह एक जल दुर्ग के रूप में कार्य करता था। तीसरा बात करें तो गंगा के मैदान की केंद्रीय अवस्थिति, जिसके वजह से भी मगध को सफलता मिली। जो दक्षिणी क्षेत्र थे वहां से जंगल से लकड़ी और हाथी मिलते थे, जो सैन्य लाभ में मदद मिलता था, जिससे मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। लकड़ी के प्रचुर संसाधन से उन्हें नाव निर्माण में मदद मिली, जिससे मगध के विस्तार को बढ़ावा मिला। बात करें मगध साम्राज्य के प्रशासन की,
तो जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें महामात्र या अमात्य के नाम से जाना जाता था और इनकी सहायता के लिए आयुक्त हुआ करते थे। बौद्ध ग्रंथ का महापरिनिब्बाण सूत्र जो था उसमें मगध के वस्कार का उल्लेख मिलता है, जो कि अजात शत्रु के मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने वज्जियों के गणसंघ को जीतने के लिए अजात शत्रु को योग्य बनाया था। कानून और विनियम की बात करें तो कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं ने जनजातीय कानूनों का स्थान ले लिया। सामाजिक पदानुक्रम ने नागरिक और आपराधिक कानूनों को प्रभावित किया। शूद्रों द्वारा उच्च वर्णों के विरुद्ध किए गए अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान था, लेकिन शूद्रों के विरुद्ध किए गए अपराधों में अधिक उदारता प्रदान की जाती थी। जो शाही प्रतिनिधि थे धर्मशास्त्रों के आधार पर कानून का संचालन करते थे। आपराधिक गतिविधियों के लिए सजा में कोड़े मारना, सिर कलम करना, ये सब शामिल था। बात करें मगध समाज की तो समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों को उच्च पदों से बाहर रखा गया था और इन्हें अक्सर दास, कारीगर और खेतिहर मजदूर के रूप में नामित किया जाता था। इस अवधि के दौरान एक नई सामाजिक श्रेणी का भी उदय हुआ जिसे अछूत कहते थे। सामाजिक वर्गीकरण में अछूत जो होते थे उन्हें शूद्रों के नीचे रखा जाता था और शूद्रों को मतलब अछूतों को बस्तियों के किनारे पर रहने, आखेटक और संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें केवल छोटी मोटी नौकरियां ही दी गई थी। उनकी अपनी भाषा थी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति की बात करें तो महिलाओं को निम्न दर्जा दिया गया था। जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। अंतर्विवाही जाति व्यवस्था के कारण महिलाओं के अधिकारों के दमन में वृद्धि हुई थी। बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि वंश को आगे बढ़ाने और अंतिम संस्कार के लिए बेटा चाहिए। कृषि अधिशेष, शिल्प और व्यापार की वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में शहरों का विकास हुआ। कस्बों को पुर या नगर और निगम के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पुर या नगर जो होते थे वो किलाबंद शहर या नगर होते थे और नगर की बात करें तो वो छोटा शहर और निगम बाजार शहर के रूप में वर्गीकृत थे। विभिन्न प्रकार के नगर अस्तित्व में आए। राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और चंपा जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र। उज्जैन और तक्षशिला ये व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे और वैशाली पवित्र केंद्र माना जाता था। पाली ग्रंथ जिसमें विशेषकर विनय पिटक जो है उसमें 3 प्रकार के गांवों का वर्णन किया जाता है। सामान्य गांव जिसमें विभिन्न जाति समुदाय रहते थे और इसका नेतृत्व ग्राम भोजक या ग्रामक करते थे। दूसरा उपनगरीय गांव जो कि एक शिल्प गांव था, जहाँ पे बढ़ई का गांव, बुनकरों का गांव, नमक बनाने वालों का गांव, ये सब होता था। सीमावर्ती गांव जिसे अरामिका ग्राम भी कहते हैं। व्यापार एवं परिवहन की बात करें 2 प्रमुख अंतर क्षेत्रीय मार्ग थे, एक उत्तरापथ और दूसरा दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो था उसमें उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह शहर ताम्रलिप्त तक था। दक्षिणापथ की बात करें तो मगध में पाटलिपुत्र से गोदावरी पर प्रतिष्ठान तक और पश्चिमी तट पर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। पाली ग्रंथों में पूरे उपमहाद्वीप में समुद्री यात्रा और व्यापार का उल्लेख है। पूर्वी क्षेत्र जो था वहाँ से बंगाल और म्यांमार के बीच व्यापार हुआ करता था।
पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से तक्षशिला के अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। राजभट यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए शाही अधिकारी था। आयात की जाने वाली वस्तु में सोना, चटकीला नीला रंग जिसे लापिस लाजुली कहते हैं, हरित मणि, चांदी ये सब था। और यहाँ से जो वस्तुएं भेजी जाती थी उसमें निर्मित शिल्प, कपड़े की वस्तुएं, चंदन की लकड़ी, मोती ये सब हुआ करते थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण है, इसमें तनख्वाह और वेतन अर्जक का उल्लेख मिलता है। शुरुआती सिक्के पंचमार्क जिसे आहत सिक्के भी कहते हैं और चांदी और तांबे से बने होते थे। कर की बात करें तो करों का जो भुगतान होता था वो नकद और वस्तु दोनों रूप में किया जाता था। जो क्षत्रिय और ब्राह्मण होते थे उन्हें करों का भुगतान करने से छूट मिला हुआ था। इस प्रकार जो कर था उसका बोझ किसान वर्ग पर पड़ा, जिसमें वैश्य या गृहपति शामिल होते थे। बलि जो थी उसे एक अनिवार्य कर बनाया गया, जिसमें किसानों को उपज का छठा हिस्सा के रूप में देना पड़ता था। किसान और राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता था। करों का मूल्यांकन और संग्रहण बलि साधकों द्वारा किया जाता था, जिसमें अक्सर ग्राम प्रधान जो होते थे वो सहायता करते थे। किसानों से शाही परियोजनाओं और कार्यों के लिए जबरन श्रम कराया जाता था और कारीगरों को राजा के लिए हर महीने एक दिन काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। कम्मिका जो होता था वो सीमा शुल्क अधिकारी था और शौल्की या शुल्काध्यक्ष जो होते थे वो टोल अधिकारी होते थे। कुछ गांव ब्राह्मणों को दान किया जाता था जिसे ब्रह्मदे कहा जाता था और सेठियों बड़े व्यापारी को दिए जाते थे। इन गांवों पर उनके पास केवल राजस्व अधिकार थे, कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। तो ब्राह्मणों को जो भूमि दान की जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। धान की रोपाई और लोहे के फाल के प्रयोग से उपज में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिससे कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ था। चावल उनका मुख्य अनाज था। वे जौ, दालें, बाजरा, कपास, गन्ना ये सब भी उगाते थे। गृहपति दास या कर्मकार कहलाने वाले मजदूरों को नौकरी पर रखते थे। छोटे जमींदारों को कशाक या कृषक कहा जाता था। तो ये रहा हमारा महाजनपद काल जो कि समाप्त हो गया। आप इसे 2-3 बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। थैंक यू।